हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था। हम लोगों ने बात किया हुआ था कि आप एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो चलिए, अब इससे आगे के हम सीरीज में चलते हैं। आगे में हमें क्या समझना होगा कि भाई पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा हेलोजन एक्सचेंज से। किससे समझना होगा? हेलोजन एक्सचेंज। और जैसे ही आप हेलोजन एक्सचेंज का प्रोसेस समझ जाएंगे, उसके बाद आपको समझना होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा? केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से? हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोजन एक्सचेंज। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, हेलोजन एक्सचेंज वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी हेलोजन का प्लेस चेंज किया जाएगा। अब ऐसे कंडीशन को करने के लिए दो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। कितने साइंटिस्ट का? दो साइंटिस्ट का। एक है फिंकल स्टेन। कौन है? फिंकल स्टीन। और दूसरे हमारे कौन है? स्वार्ट्स। अब इन दोनों साइंटिस्ट के नेम को याद रखना, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट के नेम पर ही आपको क्या करना है? केमिकल रिएक्शन करना है और इस केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना है। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो किससे होगा? फिंकल स्टीन। अब यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, क्योंकि बेटा आपको यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब फिंकल स्टीन ने क्या किया है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझाया है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिंकल स्टीन ने क्या किया? व्हेन एनी एल्किल हैलाइड react with sodium iodide, react with sodium iodide, then it is resultant to form alkyl iodide and sodium halide। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने क्या ले लिया? एल्किल हैलाइड लिया। किसके साथ रिएक्शन हमने कराया? सोडियम आयोडाइड के साथ। और जैसे ही हमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म कराया, हमें क्या मिला? हमें मिला एल्किल आयोडाइड, साथ ही साथ हमें क्या मिल गया? सोडियम हैलाइड। अब जैसे ही आपको ये कंडीशन मिलता है, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे। अब यहां पे आपको समझने के लिए क्या करना होगा? एल्किल हैलाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? RX। सोडियम आयोडाइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? NaI। और रिएक्शन मैकेनिज्म को कराएंगे बेटा, तो यहां से ये क्या करेगा? यानी सोडियम आयोडाइड ब्रेक्स इनटू सोडियम आयन एंड आयोडीन आयन, वेयर एज alkyl group breaks into X minus and R plus. Minus is attached with plus and plus is attached with minus. तब यहां से क्या बना बेटा? R is attract with iodine, so that's why they form Ri. Whereas Na attached with the X, then they form NaX. अब कहने का मतलब क्या है कि भाई आप पहले देख सकते हो कि पहले R के साथ कौन सा हेलोजन था? X। और बाद में ये Na के साथ कौन सा हेलोजन था? I। लेकिन बाद में क्या हुआ? R किससे जुड़ गया? I से। Na किससे जुड़ गया? X से। ये कॉन्सेप्ट आया। अब इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे करेंगे? CH3CH2Cl और साथ में क्या है? NaI। जब आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रोसीड कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन ध्यान देने हैं। अब यहाँ से आपको ये तो ब्रेक करना है ना, Na प्लस I माइनस। यहाँ से आप जब जैसे ही ब्रेक करेंगे, ये किस में ब्रेक करेंगे? Cl माइनस और साथ में CH3CH2 प्लस।
अब माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से, प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से। अब यहां से क्या बनाएगा, CH3CH2I, क्या बनाएगा, CH3CH2I, साथ ही साथ ये क्या बना लेगा, NaCl। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा कि भाई पहले कौन सा हेलोजन एल्किल ग्रुप के साथ था, क्लोरीन या क्लोराइड कह लीजिए, और बाद में कौन सा आ गया, आयोडीन यानी आयोडाइड। अब पहले कौन सा हेलोजन सोडियम से अटैच था, आयोडीन, बाद में क्या हो गया, क्लोरीन। तो ये जो एक्सचेंज है, इसी बात को किसने बतलाया, फ्रैंकस्टीन ने। ये बात क्लियर। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है कि X इक्वल टू Br एंड Cl, यानी यहां पे जो हैलाइड लेंगे ये या तो ब्रोमीन होगा या तो क्लोरीन होगा। अब फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं लेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई देखिए जो आयोडीन है इसकी साइज होती है बहुत बड़ी और फ्लोरीन की साइज होती है बहुत छोटी। तो बहुत बड़ा बहुत छोटे को नहीं डिस्प्लेस करेगा, जो उनके रेंज के आसपास के होंगे उन्हीं को डिस्प्लेस कर पाएगा। ये बात क्लियर। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है फिंकलस्टीन, इसके बाद आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आता है स्वार्ट्ज। क्या आता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है, जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है ये क्या करता है, ये सिमिलर है फिंकलस्टीन की, लेकिन बस यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको किससे करानी है, सिल्वर फ्लोराइड। किससे करानी है, सिल्वर फ्लोराइड, और क्या बना देना है, एल्किल फ्लोराइड, और साथ में आपको क्या बनाना है, सिल्वर हैलाइड। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या समझ में आना है कि भाई एल्किल हैलाइड है यानी RX आपको लेना है, सिल्वर फ्लोराइड है तो क्या लेना है, AgF लेना है। अब ये बनाएगा क्या, अब भाई जैसे आप इसे ब्रेक करेंगे, Ag ब्रेक्स इनटू Ag प्लस एंड F ब्रेक्स इनटू F माइनस, RX ब्रेक इनटू X माइनस एंड R प्लस, minus is attached with plus and plus is attached with minus, then Ag attached with X, then it is form AgX, whereas R is attached with F, then it is form RF। कहने का मतलब क्या है कि भाई पहले कौन सा हेलोजन R के साथ था, X, और सिल्वर के साथ कौन था, F, लेकिन बाद में क्या हुआ, R किससे जुड़ गया, F से, और X किससे जुड़ गया, Ag से। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। अब इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन मेथड से समझेंगे। अब जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH2 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 Cl, किसके साथ रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। अब जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा, Cl माइनस, और ये किस में ब्रेक होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। यहां से इसे जैसे आप ब्रेक करोगे ये किस में ब्रेक होगा, Ag प्लस F माइनस। अब क्या होगा, प्लस किससे अटैच होगा, माइनस से, माइनस किससे अटैच होगा, प्लस से। क्या फॉर्म करेगा कि भाई अब यहां से ये बनाएगा CH3 CH2 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 F, और क्या रिलीज कर देगा, क्या निकाल देगा, AgCl। अब जैसे ही ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपने समझा तो इस दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म में यानी फ्रैंकलस्टीन और स्वार्ट्ज में आपने क्या कॉमन देखा कि दोनों के कंडीशन में हेलोजन का क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, यानी हेलोजन अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अब एक एक प्रॉपर्टी को आपको समझना है
और बेसिकली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो किससे बिलोंग करती है बेटा? स्टेट। किससे बिलोंग करती है? स्टेट। यानी जो पहली प्रॉपर्टी है ये बताएगी कि भाई ये कैसे किस स्टेट में होंगे। तो ध्यान देना, लोअर कार्बन कंटेनिंग, लोअर कार्बन। अब यहां पे कार्बन नंबर याद रखिएगा, कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 किस स्टेट में होते हैं? गैसियस। सेकेंड में, अब कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 ये किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड। और मोर देन 17, मोर देन कार्बन नंबर 17 ये किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड। अब यहां आपको देखना है, क्या ध्यान देना है कि अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो कार्बन नंबर लोअर है, यानी C1 से लेके C4 है, तो इनका स्टेट क्या होगा? गैस होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 है, तो क्या स्टेट होगा? लिक्विड होगा। अगर उससे भी ज्यादा हो गए, 17 से भी ज्यादा, 17 से भी ज्यादा, 18, 19, 20 ऐसे हो गए, तो वो किस स्टेट में आ जाएंगे? सॉलिड स्टेट। ये बात क्लियर हो गई। यानी ये क्या है? स्टेट। लेकिन अब हमें क्या ध्यान देना है? बट व्हेन डाई, ट्राई एंड टेट्रा हैलाइड कंडीशन। अब कंडीशन क्या आ गया कि भाई अगर हमारे पास क्या हो? डाई हैलाइड हो, ट्राई हैलाइड हो और टेट्रा हैलाइड हो, तब क्या होगा? देन फ्रॉम कार्बन नंबर 3 to upper are generally liquid in state, are generally liquid in state। अब क्या कहा गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डाई ट्राई टेट्रा का कंडीशन है, यानी 2, 3, 4 ऐसे हेलोजन आ रहे हैं, तब ये क्या होंगे कि भाई जो कार्बन नंबर 3 होगा वहां से लेकर बेटा अपर तक सारे किस स्टेट में पाए जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, तब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। पहला स्टेट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? कलर। अब आपको कलर में क्या ध्यान देना है? हेलोजन्स आर generally form colorless liquid, कलरलेस लिक्विड। यानी इनका ये जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। एंड समटाइम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, यानी कभी कभी क्या होता है कि सनलाइट का इफेक्ट आ जाता है। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, इट मे बी कलर्ड। अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही सनलाइट का इफेक्ट आता है ये क्या हो सकते हैं? कलर्ड हो सकते हैं। यानी अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट से समझें तो भाई फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या होंगे? कलरलेस। ब्रोमीन एंड आयोडीन ये क्या होंगे? कलर्ड। लेकिन अब इनसे भी आपसे पूछा जाए तो ब्रोमीन का कलर जो होगा वो क्या होगा? लाइट ब्लूइश। और आयोडीन का कलर पूछा जाए तो क्या होगा? लाइट येलोइश। अब कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन है ये किस
कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ये कलर को रिप्रेजेंट करेगा ब्लूइश कलर को, यानी लाइट ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है ब्रोमीन। और आयोडीन किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट येलो कलर को। तो ये बात किससे हो गई? कलर से। ये बात समझ में आ गई। मैंने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी में आपसे दो बातें की, एक स्टेट, दूसरा कलर। अब तीसरी बात करते हैं इसके अडर की, यानी स्मेल की। अब स्मेल की बात करते हैं तो स्मेल आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब अभी आप किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पे आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ही ध्यान देनी है। अब स्मेल में आपको क्या ध्यान देना है? द स्मेल ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हैलाइड have sweet smell। अब कहने का मतलब क्या है कि जो हेलो एल्केन है इनका जो स्मेल होगा वो क्या होगा? स्वीट स्मेल होगा, मीठा। मीठा स्मेल किसे कहते हो बेटा? जो हमें आपको अच्छा फील कराए, गुड फील। तो जो गुड फील दे रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वीट स्मेल। नंबर 4 पॉइंट आपको यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात सिंपल सा दिमाग में आपको याद रखना है कि भाई क्या ध्यान देना है? मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मॉलिक्यूलर मास। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूलर मास के। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास घटाया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब क्या होगा कि फॉर हेलो एल्केन्स the melting point is heavier than alkanes। कहा क्या गया कि हेलो एल्केन्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एल्केन से क्या होता है? हैवी होता है, ज्यादा होता है। तब आप क्या करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे RH RX। अब बस आपको क्या करना है? RX इज ग्रेटर देन RH। अब यहां पे ये कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हैलाइड हो, कोई भी हेलो एल्केन हो, उसका उतने कार्बन के एल्केन से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अब यहां पे आपको कई स्टेप में इसे समझना है। नंबर 1, ड्यू टू इंक्रीज in number of carbon, increase in number of carbon। अब किसका नंबर इंक्रीज करा रहे हैं भाई? कार्बन के। तब क्या होगा? देन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अब भाई हमारे पास मान लेते हैं क्या है? CH3 CH2 Cl। और क्या है हमारे पास? CH3 CH2 CH2 Cl। और क्या है? CH3 CH2 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 Cl। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई मैंने कहा कि जैसे ही आप कार्बन के नंबर बढ़ाएंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? बढ़ेगा। अब आप बताइए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, यानी यहां पे कार्बन के नंबर क्या है? 2, यहां 3, यहां पर 4। अब अगर हम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को यहां पे लगा लें तो आपको पता है कि भाई एल्किल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? CnH2n+1,
ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। अब 2 कार्बन है तो यहां से क्या होगा, C2H 2 इंटू 2 प्लस 1, इट मीन्स C2H5, ये हो जाएगा। अब जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, कार्बन का क्या होता है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 5, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 12 2 जा 24 एंड 5 29। अब यही कॉन्सेप्ट इसके लिए करेंगे तो क्या होगा C3H7, और C3H7 के लिए आप क्या करेंगे 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7, यहां से क्या आएगा 36 प्लस 7, इट मीन्स 43। और जब आप बात करेंगे C4H9 की कंडीशन की तो यहां से क्या होगा 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 9। अब बेटा जैसे 12 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 48 प्लस 9, यहां से वैल्यू क्या आ गई 55। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले ही दे रखा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो यहां इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकाले आप 29, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास आपने क्या निकाला, आपने निकाला 43, और इसके लिए आपने क्या निकाला 55। अब 3 अलग अलग मॉलिक्यूलर मास है तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, तो यहां से आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। ये समझ में आ गया? यानी अगर आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ हेलोजन। अब कहा यह जा रहा है कि अगर हेलोजन के नंबर को इंक्रीज करा दे तो भाई हेलोजन के नंबर को इंक्रीज कराने का मतलब क्या है कि भाई क्या है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड लास्ट वन CCl4, ये 4 हमारे पास हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन, अब जैसे ही हेलोजन के नंबर इंक्रीज कराएंगे देन BP एंड मेल्टिंग इंक्रीजेस। यानी अब जैसे ही इंक्रीज आपने कराया इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो कितने क्लोरीन 1 2 3 एंड 4, तो जिसके पास सबसे ज्यादा होगा आप उसकी तरफ डायरेक्शन कर देंगे। तब यहां से क्या होगा कि CCl4 हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट whereas CHCl3 have less than CCl4, CHCl3 is greater than CH2Cl2 and CH2Cl2 is greater than CH3Cl। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है फिर आपको क्या समझना होता है, अब ये नंबर ऑफ हेलोजन से है, अब क्या है ड्यू टू चेंज इन हेलोजन, यानी अगर हेलोजन का चेंज हो रहा है तब आपको बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई जो RX है इसके नेचर को आपको देखना है। तो RX के नेचर किस पे डिपेंडेंट होते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जिसकी साइज जितनी बड़ी, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अब आपको पता होगा ना कि भाई क्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 18, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का कितना होता है भाई, ब्रोमीन का होता है 117 समथिंग, एंड आई का क्या होता है मोर देन 200। तो अब वहां पे वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है, अब यहाँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट को सिंपल से समझना है। अब कुछ नहीं, हमने क्या बनाया RF, और क्या बनाया RCl, RBr, RI। अब सिंपल सा आपको एक लॉजिक लगाना है जिसका एटॉमिक मास भी ज्यादा हो, एटॉमिक मास तो ज्यादा ही ज्यादा, एटॉमिक नंबर भी अगर हेलोजन है एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9, 18, ओ सॉरी 17, 9, यहां पे क्या है 17, 35, 53, ये है।
अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो इसका क्या है, आयोडीन का 53, तो आयोडीन हैव ग्रेटर देन Br एंड Br इज ग्रेटर देन Cl एंड Cl इज ग्रेटर देन F। यानी ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब एक कंडीशन और है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब कहा यह जा रहा है जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज करा रहे हो, आप ब्रांचिंग करा दे रहे हो, तब क्या होगा, तो ध्यान देना, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, boiling point and melting point, boiling point and melting point decreases। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप ब्रांचिंग करते हैं तो क्या होगा कि इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब कैसे समझेंगे, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 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 Cl ऐसे ले लेते हैं, 4 कार्बन कंटेनिंग। दूसरा हमारा क्या है, CH3 CH2 CH CH3 Cl। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, CH3C CH3 CH3 Cl। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ऐसी सिचुएशन में इसका देखिए, आप स्ट्रक्चर अगर पहले आप फॉर्म कीजिए तो वन लाइन, यहाँ पे क्या हुआ, वन लाइन के बिलो सेकेंड वन लाइन, और जब आप इस स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं तो वन लाइन डाउन साइड एंड वन लाइन अप साइड, यह कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन में क्या बताया गया कि जैसे आप ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये भाई 3 लाइन है तो ये किससे कम हो जाएगा, 2 लाइन से, और 2 लाइन किससे कम हो जाएगा, 1 लाइन से। तो ये तो आपसे अभी तक मैंने क्या बात किया, बॉइलिंग पॉइंट के और मेल्टिंग पॉइंट के कंडीशन के बारे में। अब इसके बाद बात होती है बेटा डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात होगी, डेंसिटी। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है आपका, डेंसिटी। अब सिंपल सी बात याद रखना, द डेंसिटी ऑफ मोनोहैलाइड अब यहां पे भी आपको क्या बात करनी है, डेंसिटी ऑफ मोनोहैलाइड की कंडीशन के बारे में। तो क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन have low density than water, low density than water। कहा यह गया कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है इनकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर से क्या होगी, कम होगी। वेयर एज bromine and iodine density is high than water। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन है RF RCl, दूसरी कंडीशन कहा जा रहा है RBr RI। अब यहां पे अब बीच में मैंने क्या मेंशन कर दिया, H2O। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि RF और RCl से ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, वाटर का, और वाटर से ज्यादा किसका हो जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब यहां पे जनरली जब आप इसके डेंसिटी कैलकुलेशन मेथड से आप यूज करेंगे तो 0.687 समथिंग आएगा, इसका क्या आएगा 0.82 समथिंग आएगा, इसका क्या आएगा बेटा 1.335, और इसका क्या आएगा 1.567।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो, और वाटर का कितना होता है बेटा 1। अब बताओ यहाँ पे 1 से ये दोनों क्या है, कम है, और ये दोनों 1 से क्या है, ज्यादा। तो ये कंडीशन बता रहा है कि भाई अगर डेंसिटी ऑफ मोनोहैलाइड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन की डेंसिटी वाटर से क्या होगी, कम होगी, और ब्रोमीन और आयोडीन की डेंसिटी वाटर से क्या होगी, ज्यादा। अब सेकेंड वन यहीं पे कॉन्सेप्ट था भाई, फॉर डाई, ट्राई एंड पॉली, ऐसे बात कर ले। बस सिंपल सी बात याद रखना है, डाई, ट्राई एंड पॉली। फॉर डाई, ट्राई एंड पॉली कंडीशन and poly condition, density is heavier than water, is heavier than water। कहा यह जा रहा है कि इस सिचुएशन में जो डेंसिटी होगी ये किससे ज्यादा होगी, वाटर से। यानी अब हमें एक बात ध्यान दे लेनी है कि भाई जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिखा, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। अब अभी मैंने क्या किया कि भाई इनके डेंसिटी को आप थोड़ा सा ऐसे चेक कर लो। तो इसकी डेंसिटी मैंने 0.82 समथिंग बताई, इसकी डेंसिटी होती है 1.13, इसकी 1.36, इसकी 1.54। अब ये बताओ आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही ये इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन क्लोरीन है, उनकी वैल्यू क्या है, 1, n इक्वल टू 1, 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। अब इस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से 2 से जैसे ही आप एबव जा रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे भी आप आगे बढ़ोगे इनकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जिनके पास क्या होगा बेटा, मोनो हैलाइड कंडीशन होगा, और मोनो हैलाइड कंडीशन में फ्लोरीन एंड क्लोरीन होगा, तभी इनकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी। ये बात क्लियर। अब बेटा लास्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी का, क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी। क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के लिए बस आपको क्या ध्यान देना है कि हेलो एल्केन्स are slightly soluble in water, slightly soluble in water। अब कहा यह जा रहा है कि ये क्या होंगे, स्लाइटली सोल्यूबल, यानी वाटर में बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होंगे। वेयर एज इट इज जनरली dissolved in organic solvent। ये किस में जनरली डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनमें ये आसानी से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड में 2 मेथड रिमेनिंग थे जिसमें फेंकेलस्टीन और श्वार्ट्ज था, साथ ही साथ हमने बात कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक बेटा आप सबसे यही उम्मीद और आशा होगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।